करूँगा और गवान बोलता कि तुम्हें वही चीज़ ऑफ़र करना, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ क्योंकि हम दोनों को ही पहले से ही आंसर पता है। अगर हम दोनों अभी हाथ भी मिला लेते हैं, तो हमारे दूसरे हाथ में खंजर होगा जो कि हम एक-दूसरे को मारने के लिए जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करेंगे। फिर गवान बोलता है कि अब से 10 मिनट के बाद यहाँ पर रॉयल गार्ड आ जाएँगे, तो हमारे पास उतना ही टाइम है। क्यों ना इस टाइम के दौरान हम एक फ्रेंडली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का गेम खेलें, वो भी बिल्कुल सच के साथ। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिनहुक मेलिना से गवान के बारे में पूछ रहा होता है और मेलिना उसको ना जानने की एक्टिंग करती है और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं लैंसलॉट के लिए असाइन हूँ, तो मुझे और डिमोनिक एसोसिएशन के मेंबर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और जिनहुक अपना ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से इसके मुंह पर बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है और मेलिना बोलती है कि अच्छा वो आदमी मुझे याद आ गया, अब मुझे याद आ गया। और जिनहुक उसके लिए अपनी आइस टी का इस्तेमाल करके वहां पर बर्फ भी लगा देता है ताकि वो अपने मुंह को ठंडा कर सके। और फिर मेलिना उसको बताती है कि वो बहुत ज्यादा मेन बंदा है, लैंसलॉट की तरह नहीं है, बल्कि वो डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन की फ्रंट लाइन पे रहता है जब भी कोई लड़ाई होती है। वो बंदा नेक्रोमेंसी और तलवारबाजी में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके पास अजीब सा टैलेंट है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी निकलवा लेता है अपने ओपोनेंट से। अब सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है गवान की तरफ जहां पर गवान अपनी स्किल स्केल ऑफ ट्रस्ट को एक्टिवेट कर देता है और टेबल पर एक स्केल सा बन के आ जाता है, मतलब एक टेबल पर एक हथकड़ी सी बनकर आ जाती है जहां पर वो अपने आर्म को टारगेट कर देता है और अपनी आर्म को वहीं के वहीं बांध देता है और ये बताता है कि दोनों की आर्म को ऐसे ही बांधा जाएगा और हर एक साइड का मेंबर एक एक सवाल पूछेगा और सामने वाले को उसका जवाब बिल्कुल सच ही देना होगा। अगर सामने वाला बंदा उसका जवाब नहीं देता, चुप रहता है या फिर झूठ बोलता है, तो उसका हाथ कट जाएगा उस शो के द्वारा। पान बोलता है कि ये सेम रूल मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं भी बिल्कुल सच ही बोलूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा भी हाथ कट जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे मुझसे पूछने के लिए, तो क्यों ना हम एक छोटा सा गेम खेल ले जब तक कि हमारे गार्ड यहाँ पर नहीं आ जाते। और जिन्हों बोलता तुम कमीने कहीं के, तुम मुझे यहाँ पर बांधना चाहते हो, चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और जिनुक भी एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी आर्म को वहीं के वहीं बांध देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि रॉयल गार्ड उसी घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां पर जिनुक और गवान होते हैं और वो चिल्लाकर बोलते हैं कि सरेंडर कर दो बिना कुछ। और वो इतना बोल पाते तभी वो देखते कि एक मिनट, यहाँ पर तो कोई नहीं है। और हम लोग देखते कि वो टेबल भी टूट चुकी है जिसके ऊपर गवान और जिनुक बैठे होते हैं और वो गेम खेल रहे होते हैं। और वे रॉयल गार्ड बोलते हैं कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, हमें वो कैसे भी करके चाहिए, तो सभी के सभी लोग फैल जाओ। और हमें दिखाया जाता है गवान को जिसके हाथ से खून टपक रहा होता है और वो बोल रहा था तुम कमीने कहीं के, मैंने जितना सोचा था उतना आसान नहीं है तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवाना। मैंने अपनी बाह या फिर कहें कि मैंने अपने हाथ को खो ही दिया था लगभग, और मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम मेरे क्वेश्चन का ये आंसर दोगे। और अब हम वापस से वहीं आ जाते हैं जहां पर जिन लोग सवाल पूछ रहा होता गवान से कि तुम लोग कितने हो, जिन्होंने डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन में अपनी क्लास चेंज कर ली और डार्क डिसाइपल बन गई। जिन्हों का ये सवाल सुनते ही गवान बहुत ज्यादा शौक हो जाता और सोचने लग जाता कि इसको कैसे पता डार्क डिसाइपल के बारे में, इसका मतलब तो ये है अगर इसको इसके बारे में जानकारी है तो ये सीक्रेटली किसी डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव के साथ कॉन्टैक्ट में है, और या फिर ये डायरेक्टली डीमन से बात करता है। अब गवान के सामने नोटिफिकेशन आती है कि स्केल ऑफ ट्रस्ट भी एक्टिव है, तो इसकी वजह से तुम्हें सच ही बोलना होगा। और गवान अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इसका जवाब देना ही होगा। और फिर गवान बोलता है कि इस टाइम पर डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन में 3 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपनी क्लास चेंज करके डार्क डिसाइपल कर ली। और हम लोग देखते हैं उस स्किल से हमें पता लगता है कि वो सच बोल रहा होता है। फिर गवान बोलता है जिनुक से कि मैं बहुत ज्यादा शौक हो गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहला क्वेश्चन ही इतना ज्यादा मुश्किल पूछोगे, लेकिन अब मेरी बारी है तुमसे सवाल पूछने की, क्यों है ना? तो तुम मुझे बता सकते हो कि जो 15वें फ्लोर पर हिडन रूइन है एंटी क्राइस्ट की कब्र तक जाने की, क्या तुम मुझे उसमें जाने का रास्ता बता सकते हो? और बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल के साथ पूछ रहा होता है गवान ये सवाल जिनहुक से। फिर गवान अपने मन में सोचने लग जाता है कैंग जिनहुक की तरफ देखकर कि कैंग जिनहुक के पास बहुत ज्यादा इंटेल है टावर ऑफ ट्रायल के बारे में, तो उसे इस टॉम के अंदर जाने का रास्ता भी जरूर से पता ही होगा क्योंकि वो अभी से पहले मिडिल फ्लोर के ऊपर आ चुका है। तो ये इस बात का प्रूफ है, मैं उस टॉम को ढूंढ कर रहूंगा और मदद करूंगा हमारे डीमन किंग के रिजरेक्शन में। और हम लोग देखते कि वो स्किल अभी भी एक्टिव होती है, जिन्हों को भी इसका जवाब सच ही देना होगा, अगर नहीं देगा तो उसका हाथ कट जाएगा। और गवान चिल्लाकर बोलता है कि बताओ मुझे, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? और फिर जिन्हों सोचने लग जाता कि ओ एंटी क्राइसिस्ट की टोम, तो तुम उस जगह की बात कर रहे हो जहां पर तुम डीमन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना? और फिर जिन्हों बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और ये जवाब सुनकर गवान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है कि क्या क्या कहा तुमने?
और फिर वो स्किल जिन्होक के इस जवाब को भी जज करने लग जाती है और वो भी सच ही निकलता है उस स्किल के हिसाब से। और फिर गवान उस स्किल की जजमेंट को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये क्या बात हुई, ये आखिरकार सच कैसे हो सकता है, यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। फिर जिन्होक हमें बताता है कि झूठ और सच के बीच थोड़ा ही अंतर होता है, ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं होता। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका जो हार्ट रेट है और सांस लेने का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसलिए जिन्होक अपनी स्किल लाइट ब्रीदिंग को एक्टिवेट कर लेता है और फिर हमें बताता है कि अगर हम किसी भी तरीके से अपने सांस लेने के फॉर्मेट और अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल कर लेते हैं और उस टाइम पर कुछ भी बोलते हैं तो वो एक तरीके से सच के तौर पर ही लिया जाएगा। और उस स्किल के इस जजमेंट की वजह से गवान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती, ये आखिरकार इतनी आराम से झूठ कैसे बोल सकता है और मेरी स्किल इसको सजा क्यों नहीं दे रही। यहाँ तक कि इसने एडमिट भी किया कि इसको एंटी क्राइस्ट की टोम के बारे में जानकारी है। क्या इसने कोई टेक्निक यूज किया जिससे ये मेरी स्किल से बच गया है, या आखिरकार ये इसने किया कैसे। और फिर हम लोग देखते कि जिन्होक अपने हाथ के ऊपर ही 3 स्टार का स्पेल वीकनिंग बैरियर चढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्किल है, गवान की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और जिन्होक उसको तोड़ देता है और उससे आजाद हो जाता है। जो ये सब कुछ देखकर गवान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या इसने मेरे स्किल रेजिस्टेंस को ब्लॉक कर दिया, ये कैसे हो सकता है। और जिन्होक फिर बोलता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे पता है कि मुझे तुम जैसे तीनों से निपटना है, तो अब मुझे बस इतना पता लगाना होगा कि तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो। और जिन्होक उसकी तरफ अपने ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूशन स्किल को एक्टिवेट करके बढ़ने लग जाता है ताकि वो उसको अपना गुलाम बना सके और वो उसको टच करने वाला ही होता है। लेकिन तभी गवान अपनी स्किल इमरजेंसी एस्केप का इस्तेमाल करता है और बहुत ही ज्यादा तेजी से वहां से बचकर निकल जाता है, जिससे जिन्होक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वाओ, एन मौके पर ये भाग गया और बच गया मुझसे, कमाल की बात है। तो फिर गवान जिन्होक को बोलता है कि वाओ, अननोन बैरियर और टॉर्चर मैजिक, तुम्हारे साथ गेम खेलना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलो फिर मेरी हार को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तुम्हें पता है यहाँ आने से पहले मैंने म्यूरिम के एरिया को एग्जामिन किया था। तुम्हें क्या लगता है कि हम ही लोग हैं जो इस टाइम पर मिडिल फ्लोर के ऊपर हैं। और जिन्होक बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर गवान बोलता है कि वो भी यहाँ पर है जिसके बारे में तुमने हमसे झूठ बोला था कि वही अननोन प्लेयर है, तुम्हारा एलाई चुन यूसंग अभी म्यूरिम के बंदों के साथ है। और गवान की ये बात सुनने के बाद जिन्होक थोड़ा सा हैरान हो जाता कि ये क्या बकवास कर रहा है, चुन यूसंग कभी इनका साथ नहीं दे सकता। और फिर गवान बोलता कि आज मैं तुमसे मिला, मैंने तुम्हें बहुत सारी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी दे दी और मैंने यहाँ तक कि अपना हाथ भी कटते कटते बचा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने अपना एक हाथ तो पहले से ही खो दिया है। और हाँ, मैं यहाँ पर चुन यूसंग की बात कर रहा हूँ। तो अब देखने में मजा आएगा कि तुम आगे कैसे बढ़ते हो तुम्हारे एलआई के बिना। तो जल्दी से चेक कर लो जाके, कहीं तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा। और ये बोलकर गवान वहां से गायब हो जाता है। तो फिर हम लोग वापिस से आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पर रॉयल गार्ड अभी उस जगह पर पहुंचे हैं और वो वही बात कर रहे हैं कि सरेंडर कर दो बिना कुछ बोले। और वही सीन दिखाया जाता है जिसमें वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। और हम लोगों को बताया जाता है कि जिन्होक भी उसी अंडरग्राउंड केव के अंदर चला गया है जहां पर थोड़ी देर पहले एलिस और फेनहाइमर चले गए थे। और जिन्होक नीचे बैठकर वही सोच रहा होता है कि नहीं, चुन यूसंग कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है इंपीरियल पैलेस की तरफ, जहां पर हम लोग देखते कि ड्यूक चिल्ला रहा होता है कि हमें वो वांटेड क्रिमिनल अभी तक में नहीं मिला। ये सब कुछ इस घटिया ड्राइंग की वजह से हुआ है, जिसने भी एक घटिया ड्राइंग बनाई है उसको जेल में डाल दो। ड्यूक अपने ही बंदों पर चिल्ला रहा होता है कि अरे जल्दी करो, हराम का खा खाकर तुम्हारा पेट बाहर निकल गया है, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। अगर मैं बीच में नहीं आता तो ये लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। पहले ही हम लोग म्यूरिम के साथ लड़ाई कर रहे हैं और अब ये घुसपैठिया हमें आकर परेशान कर रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना सर अब्राहम। और हम लोग देखते कि अब्राहम भी वहीं पर खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर अब्राहम बोलता है कि मैंने उसका और ब्लेड देखा है, मैंने उससे फाइट तो नहीं की, लेकिन मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि वो मेरे लेवल का है या फिर मुझसे भी ऊंचे लेवल का है। तो हमारा अच्छा मूव यही होगा कि हम उसे अपने साथ मिला लें। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। और हम लोग देखते कि ड्यूक उसकी बातों को फुल इग्नोर मारता है और अपने सिपाहियों पर चिल्लाने लग जाता है कि अरे थोड़ा दिमाग से काम लो ना तुम लोग कैसे ढूंढ रहे हो यार उसको। तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद वो अभी भी हमारे शहर में घूम रहा होगा। यार बाहर जाकर ढूंढो शहर से, वो वहां पर मिलेगा तुम्हें। और हम लोग देखते कि अब्राहम की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मारने की वजह से अब्राहम बोलता है कि तुम मेरी सलाह लेना भी नहीं चाहते थे,
तुम बस बता रहे थे मुझे तुम करना क्या चाहते हो। हम लोग देखते कि अब्राहम के पीछे से कोई तो निकल के जाता है जिसने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, और हम लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा कैंग जिनुक ही होता है, जिसने वेल ओल्डियम से मिले हुए वे कपड़े पहने होते हैं जो कि उसकी प्रेजेंस को 20% से ज्यादा हाइड कर देते हैं। और जिनुक बोलता है कि कितना भी ढूंढ लो मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। और हम लोग देखते कि वो खजाने के रूम को ढूंढ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसको यहीं कहीं होना चाहिए। और उसको एक आवाज आती कि अरे यार तुम क्या कर रही हो, तुम सारे नहीं ले सकती, मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चूज करने को बोला था। और हम लोग देखते कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फेनेहाइमर की ही होती है, जो कि एलिस को बोल रहा होता है कि अरे यार तुम एक ही चूज कर सकती हो, सारे मत लो। और हम लोग देखते हैं कि एलिस वहां पर रखी सभी वाइन को अपने लिए ले रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि फेनेहाइमर भी नोटिस कर लेता है कि कैंग जिनुक वहां पर आ गया है। और कैंग जिनुक को आता देख कर वो बोलता है कि देखो यार एलिस को रोको ना, वो सारी की सारी शराब अपने लिए ले रही है। और जिनुक बोलता है कि अरे क्या हो गया, उसको बाद के लिए भी तो चाहिए ना, थोड़ी ले लेने दो, क्या जाता है तुम्हारा। फिर फेनेहाइमर जिनुक से बोलता है कि तो फिर तुम क्या चूज करोगे इसमें से, देखो तुम एक ही चूज कर सकते हो, अगर एक से ज्यादा गायब हो गए तो लोग मुझ पर शक करेंगे। और जिनुक वहां पर रखे सभी आइटम को देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ओह, यहाँ पर तो बहुत सारा सामान है, जैसा कि मैंने सोचा था एक मिडिल फ्लोर पर यही होना चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ये है। फिर वो फेनहाइमर को बोलता है कि मैं ये लेने वाला हूँ, रेड ड्रैगन ब्लड, मतलब एक ड्रैगन का खून। और वो फिर सोचने लग जाता फेनहाइमर कि एक मिनट तुम्हें ये चाहिए, लेकिन रेड ड्रैगन ब्लड तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना। और जिनुक भी यही बोलता है कि मुझे पता है इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी यही चूज करूंगा। और वो उसकी मन की बातें पढ़ लेता है तो फेनहाइमर भी सोचने लग जाता है कि अरे यार मैं भी एक ऐसी बातें कर रहा हूँ, ये कैंग जिन्हुक है, ये कुछ भी कर सकता है। और फिर वो अपनी अथॉरिटी को यूज करके उस ड्रैगन ब्लड को निकाल के जिन्हुक को दे देता है और वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। और अब हमें टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और कैंग जिनुक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैसी और जुडेलियो अभी अभी सोकर उठे होते हैं और उनके पास एक वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट आ रही होती है। और ये किसी और की नहीं बल्कि कैंग जिनुक की कॉल ही होती है, जिसकी कॉल को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इसने उनको कॉल किया। और जिनुक फोन उठाते बोलता है क्या तुम लोग हमारे घर पे हो। और वो दोनों ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे वो कुछ नहीं जानते और वो बोलते नहीं। और फिर जिनुक बोलता है कि तुम्हारे पीछे जो सोफा है वो मेरा है, ठीक है। और फिर जिन्हों बोलता है अरे छोड़ो कोई बात नहीं, अब से हम साथ रहने वाले हैं तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या एक मिशन। और जिन्हों उनको इस मिशन की जानकारी दे देता है जो कि हमें नहीं बताई जाती, ऑब्वियस सी बात है, और कॉल को एंड कर देता है। और फिर जिन्हों उन बातों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि गवान ने मुझसे एंटी क्राइसिस्ट की टोम में जाने का रास्ता क्यों पूछा, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर उसके पास कोई ना कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट होगा जिसकी वजह से वो किसी डीमन को समन कर पाए। तो अब हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एलिस बोल रही होती है क्या अब हमें उस बूढ़े आदमी के साथ रहना पड़ेगा। और जिनुक बोलता है कि देखो मैंने उससे प्रॉमिस कर दिया है तो हमें उसके साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए अलग से कमरा भी खरीद दूंगा, तुम बोलो तो। और फिर एलिस बोलती है कि एक मिनट, हम लोग अभी बाहर सिटी में हैं और तुम एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो, तो कोई तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहा। और फिर जिनुक बताता है कि देखो तुम्हें देखने में कुछ पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने एक इल्यूजन बैरियर अपने चारों तरफ लगा रखा है जिसकी वजह से सभी लोगों को मैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा हूँ। और फिर वो एलिस को दिखाता है अपनी वो शक्ल जो सभी लोगों को वहां पर दिख रही होती है, जिसको देखकर एलिस बोलती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अगली दिख रहे हो। और फिर एलिस जिनुक से बोलते तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो फोर्ट्रेस पर अटैक कर देना चाहिए था। और जिनुक बोलता है एलिस से कि देखो फोर्ट्रेस पर अटैक करने से पहले एक जगह है जहां पर मैं जाना चाहता हूँ। और वो लोग एक शॉप के सामने आ जाते हैं और एलिस बोलती है कि ये बेकार से दिखने वाली ब्लैक स्मिथ की शॉप, यहाँ पर आना चाहते तुम। और जिनुक उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि ये बाहर से भलाई गंदी दिखाई देती हो लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट छिपा हुआ है, तो मिलो एम्पायर के सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ से जिसका नाम है ओरून। और हम लोग देखते हैं वहां पर एक बोना ब्लैक स्मिथ होता है। और अब हम लोग देखते हैं जिनहुक और उनकी दुकान के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर उसके बोर्ड के बाहर लिखा होता है कि इसके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट है वो 1.6% है, मतलब उसका कोई भी कस्टमर उससे खुश नहीं होता है लगभग। और जैसे वो अंदर जाते हैं तो एलिस बोलते हैं कि ये कैसी जगह है, ये तो एक कबाड़ खाने के जैसा है, और तुम कह रहे हो कि ये यहाँ का बेस्ट ब्लैक स्मिथ है, क्या तुम श्योर हो कि हम सही जगह के ऊपर हैं।
और फिर जिनोक अपनी आई ऑफ ब्राइटनेस की एक्टिवेट करता है और उनके स्टैट्स को देखने लग जाता है। और फिर हम लोगों को और उनके स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसके पास वही ब्लैक स्मिथ से रिलेटेड सारी एबिलिटीज होती है। और फिर हम लोगों को और उनसे कॉपी कंडीशन बताई जाती है, मतलब उसकी स्किल को कॉपी करने के लिए क्या कंडीशन है। और फिर हमें बताया जाता है कि और उन अपनी जिंदगी से हार चुका है, उसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है एक ब्लैक स्मिथ होने पर। अगर तुम उसके दिल में फिर से ब्लैक स्मिथ के लिए वही उत्तेजना जगा पाओ तो तुम उसकी कोई भी स्किल को कॉपी कर सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनोक उसे उठाने की कोशिश करता है ये बोलकर कि यहाँ पर कोई है, और फिर वो एलिस से कोई चीज मांगता है और एलिस भी उसे निकाल कर दे देती है एक 50 साल पुरानी शराब जो कि इसे रॉयल एम्पीरियल पैलेस से मिली होती है। और फिर जिनोक उस बोतल को लेकर बोल रहा होता है कि मेरे पास ये 50 साल पुरानी शराब है, कैसे कोई पीना चाहेगा। और फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे किसी और दुकानदार के पास जाना चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ओरुन एकदम से जाग जाता है और बोलता है कि रुक जाओ, वो मुझे दे दो। और वो बिल्कुल लार टपका रहा होता है उस शराब को देखकर। और फिर जिनोक एकदम से हंसने लग जाता है और वो सोचता है कि हाँ, उसका प्लान कामयाब हो गया, ये जाग गया। और जैसे और उस बोतल को लेता है वो उसको फील करने लग जाता है कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो वो चीज है। और फिर वो जिनोक को बोलता है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। फिर जिनोक बोलता है कि हम यहाँ पर अपने गेट्स को फोर्टिफाई करवाने आए हैं। और फिर और बोलता है कि ओह, एक फोर्टिफिकेशन जॉब। फिर वो बोलता है जिनोक से कि क्या तुमने वो बाहर बोर्ड नहीं देखा कि मेरा कोई भी कस्टमर उससे खुश नहीं होता, तुम उसके बावजूद भी यहाँ पर आ गई। क्योंकि मैंने बहुत सालों से ये काम छोड़ रखा है, मैं बस अब एक नशेड़ी बन के रह चुका हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे काम करवा कर रिग्रेट नहीं करोगे बाद में। फिर जिनोक बोलता है कि अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो तुम जितना चाहे ट्राई कर सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनोक अपनी स्किल ऑल शेयरिंग का इस्तेमाल करके टारगेट एलिस को बना लेता है, मतलब वो एलिस की स्किल इस्तेमाल करने लग जाता है। और एलिस को भी कुछ महसूस होता है कि हाँ, उसने कुछ तो महसूस किया है अभी अभी, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो हुआ है उसके साथ। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि जिनोक उसके खजाने का इस्तेमाल करके उसका एक ब्रेसलेट ही उसके सामने निकाल लेता है। और एलिस बोलते है कि एक मिनट, ये तो मेरा है, तुमने ये कब लिया। और जिनोक बोलता है कि चलो इसी को फोर्टिफाई करने से शुरुआत करते हैं। और जैसे ही और उसको हाथ में लेता है और वो बोलता है कि ओ, मुझे तो ये बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मुझसे यही फोर्टिफाई कराना चाहते हो। और जिनोक भी बोलता है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। और एलिस उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि और उस ब्रेसलेट को लेकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। और वो बोलता है कि अगर ये खराब हो जाए तो फिर बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है। और ये बोलकर और उसे फोर्टिफाई करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी स्किल मेटल ब्रेथ का इस्तेमाल करके उसको गर्म करने लग जाता है, मतलब वो अपनी फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। जैसे ही वो गर्म होता है उसके ऊपर फिर वो हथौड़े मारने लग जाता है और फोर्टिफिकेशन को शुरू कर देता है। और वो बहुत ही जोर लगा के और नियत से अपना काम कर रहा होता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो कैस्ट्रोफिक में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फोर्टिफिकेशन है वो फेल हो जाता है और वो ब्रेसलेट भी वहीं के वहीं टूट जाता है। जो ये सब कुछ देखकर एलिस पूरा सदमे में चले जाती है और एकदम से चिल्लाती है कि नहीं, मेरा ब्रेसलेट, ये तुमने क्या कर दिया। और ओरुन बोलता है कि छी छी, मुझे लगता है कि मेरा हाथ थोड़ा सा फिसल गया, सॉरी अबाउट दैट। और फिर जिनोक बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जिनोक ने एलिस के खजाने से बहुत सारे जेवरात निकाल लिए होते हैं, जिन्हें देखकर एलिस बोलती है कि तुम मेरे कलेक्शन के साथ आके क्या करने का सोच रहे हो। नहीं, फिर सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है टावर ऑफ ट्रायल के लेवल 3 के एडवांसमेंट टेंपल की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि टेरसा वहां पर आई होती है। और ऑब्वियस सी बात है कि टेरसा अगर वहां पर आई है तो उसके फैंस ने उसको वहां पर घेर लिया होता है, जो कि उसको बोल रहे होते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको हमारे प्रोग्राम पर आना चाहिए, और आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। और टेरसा अपने मन में सोच रहे होते कि यार, मैं तो यहाँ पर जिनोक के कहने पर आई हूँ, उसने कहा था कि कोई मुझे यहाँ पर मिलेगा जो मेरा साथ देगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर कोई आ जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे वही ट्विन ब्रदर्स होते हैं, कैसी और जुड़ेलियो, जिसको वहां पर देखकर वहां पर खड़े सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि भागो यहाँ से, अगर तुम बिना बात की फाइट में पड़ के मरना नहीं चाहते, ये तो वही पागल भाई बहन है। और फिर तैसा उन दोनों को वहां पर देखकर बोलती कि ओह, तो तुम लोग जिनको जिनुक ने मेरे पास भेजा है, तो चलो फिर हमें इस पोर्टल के अंदर जाना है, तुम मुझे फॉलो करो। और मैंने ये प्रिपेयर कर लिया कि होली किंगडम ने तुम्हें भी इनविटेशन भेजा है ताकि तुम भी वहां पर जा सको और कोई लफड़ा ना हो तुम्हारे वहां पर जाने से। और फिर वो लोग बोलते कि नहीं जाना हमें। और टैरसा बोलती कि ये क्या बात हुई, तुम्हें तो मुझे फॉलो करना चाहिए था ना। और फिर वो बोलते कि एक मिनट यार, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही हो, वो ब्लैक नाइट का है जो तुम्हारे अंदर से थोड़े दिन पहले निकली थी, हम उसे फॉलो करने आए यहाँ पर, तुम्हें नहीं।
और फिर टेरसा बोलती कि हाँ यार, ठीक है फिर। और फिर हम लोग देखते हैं कि एकदम से टेरसा अपनी ब्लैक पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आती है, जो कि एकदम से जुडेलियो को पकड़ती है और वो बोलते हैं कि ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस अच्छी टेरसा को परेशान करने का सोचा भी कैसे? मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी अगर तुमने उसका कहा नहीं माना तो। ठीक है, आगे से तुम उसका कहा ऐसे ही मानोगे जैसे कि तुम मेरा कहा मानते हो, ठीक है? और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी भी अगर तुम उसका कहा मानोगे। तो ये डील कैसी लगी तुम्हें? और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों पागल भाई बहन इससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो उस अच्छी टेरसा को फॉलो करने के लिए भी मान जाते हैं। और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ, जहां पर ओरुन ने एक और फोर्टिफिकेशन को फेल कर दिया है, जिसकी वजह से टेरसा का एक और नेकलेस टूट जाता है। और वो बोलती है उस नेकलेस के टूटे हुए टुकड़ों को हाथ में लेकर कि मैंने इसको सिर्फ एक बार पहना था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। और अरुण बोल रहा था कि अरे यार, मैं 10 बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन एक बार भी फोर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर वो एलिस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार, ये काम करने के बाद क्या मैं सच में जिंदा भी बच पाऊंगा? और फिर जिनुक बोलता है कि तुमने बहुत कर लिया, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। और अरुण बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि रास्ते से हट जाओ? तुम ये क्या करने वाले हो? और फिर जिनुक बोलता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार देख लिया थोड़ा चलाते हुए, मुझे लगता है कि ये मैं भी कर सकता हूँ। और फिर अरुण बोलता है कि ओए, तुम्हारा मतलब क्या इस सब से? और फिर जिनोद बोलता है कि अरे यार, मैंने तुम्हें ये करते हुए देखा है, तो तुम इतने अच्छे नहीं लगे मुझे जितना लोग बताते हैं। तुम पहले भला ही एम्पायर के सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ रहे होगे, लेकिन अब तुम बूढ़े हो चुके हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे करना होता है। और उन अपने मन में सोचने लग जाता है कि हो सकता है कि मैं अपने प्राइम में नहीं हूँ, लेकिन ब्लैक स्मिथ इतना भी आसान काम नहीं है जितना ये सोच रहा है। लेकिन फिर एकदम से और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिनुक ने फोर्टिफिकेशन को शुरू कर दिया है और जिनुक अपने काम को बड़ी नियत के साथ कर रहा होता है, जिसको देखकर औरुन भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या यार, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसकी टेक्निक भी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका हथौड़े मारने की टाइमिंग भी परफेक्ट है और ये बिल्कुल सही गर्म जगह पर ही हथौड़े मार रहा है। लेकिन एकदम से जिनुक अपना ड्रैगन ब्लड को निकालता है और उस फोर्टिफिकेशन में यूज करने लग जाता है। और जैसे वो उस ड्रैगन ब्लड को इस्तेमाल कर रहा होता है, और उन देखता है कि 1 मिनट, क्या वो ड्रैगन ब्लड को यूज कर रहा है? क्या वो फोर्टिफिकेशन की लिमिट को पार करना चाहता है? और इसे ये इतनी अच्छी और कीमती चीज आखिरकार मिली कहां से? इनू कैसा काम करता हुआ देखकर और उन अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या यार, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। मुझे सेम टाइम पर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हूँ, क्योंकि ड्रैगन ब्लड का यूज करने के बाद जो वो खंजर चमक रहा है लाल, उसको देख कर ही मेरा दिल बहुत ही ज्यादा उत्तेजना के साथ धड़कने लग गया है। और हम लोग देखते हैं कि बस इसी का इंतजार था, और जिनुक अपनी कॉपी कंडीशन को पूरा कर लेता है और वो ओरुन की स्किल मेटल ब्रेथ को कॉपी कर लेता है। और जैसे वो स्किल को कॉपी कर लेता है, जिनुक एकदम से हथौड़े मारने बंद कर देता है। और उसको ऐसा रुका हुआ देखकर ओरुन एकदम से शॉक हो जाता है और वो बोलता कि ओए, तुम रुक क्यों गए? तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे थे, तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो, जल्दी करो। फिर जिनुक बोलता कि अरे, मैंने तो ये सब कुछ तुम्हें उत्तेजित करने के लिए किया था, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि ये काम कितना ज्यादा अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट के पार्ट है, लास्ट के स्टेप है फोर्टिफिकेशन के, ये तुम कंप्लीट करो, क्योंकि तुम एक रियल क्राफ्टमैन हो, तो ये तुम्हारा हक बनता है, मेरा नहीं। और ओरुन देखता है कि क्या मेरा हक बनता है? और फिर जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे पता है कि इस टाइम पर ये कैसा महसूस कर रहा है। बिल्कुल हारे हुए आदमी को अगर तुम होप दे दो, तो इस टाइम पर ओरुन बिल्कुल उस तरीके का महसूस कर रहा है, क्योंकि इसने बिल्कुल ही उम्मीद खो दी थी कि ये ब्लैक स्मिथ में आगे कुछ भी कर पाएगा। लेकिन एकदम से मैंने उसको फिर से उत्तेजित कर दिया ये काम करने के लिए, और उसको दिखाया कि ये काम कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये एक अच्छी सी चिंगारी की तरह काम करेगा और ओरुन अपना मन लगाकर काम करेगा। और हम लोग देखते हैं कि ओरुन भी इस काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपना पूरा जी जान लगाकर उसके ऊपर काम करने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं कि एक के बाद एक औरुन उसके ऊपर हथौड़े मारने लग जाता है, और वो अपने काम को इतने परफेक्ट तरीके से कर रहा होता है और उसको इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है कि उसका जो फोर्टिफिकेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक खंजर बनकर आ जाता है। इस वेपन का नाम होता है पेंटागेरिस फैंग, जो कि ब्लू कलर का होता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि हर इसका तीसरा अटैक इसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा क्रिटिकल हिट की, वो भी 7% से। और अगर हम लोग इस खंजर को अपनी मर्जी से तोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमारी जो पावर है 100 गुना से इंक्रीज हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि ओरुन इसको बनाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोचता है अपने मन में कि मुझे यही फीलिंग तो वापस लानी थी। और जिन्हों को उस खंजर को देखकर सोच रहा होता है अपने मन में,
वाह, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा बन गया। और इसके स्पेशल इफेक्ट की वजह से मैं बहुत सारे हाई लेवल के जो बॉस हैं उनको एक ही हिट में मार पाऊंगा। और जिन्हों के सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी और उसको बोलता है, हे कस्टमर, तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैंने ये फीलिंग वापस पा ली है जो कि मैं बहुत टाइम से लाना चाहता था वापस। और तुम्हारी वजह से मुझे ये भी सीखने को मिला कि अभी बहुत कुछ है जो कि मुझे सीखना है। और फिर जिन्हों बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा लगा मेरा काम करके, लेकिन तुम अगर ऐसी चीजों को और ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो तुम बस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो, तुम मेरी कंपनी को अभी के अभी ज्वाइन कर लोगी। और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बड़े ध्यान से पढ़ने लग जाता है और वो बोलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, बस तुम मुझे 3 घंटे का टाइम दो क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा। और जिनोक बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो। और हाँ, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी साइन कर देते हो तो मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें उस इंसान से बचा लूंगा। लेकिन एक दिन से औरन बोलता है कि 1 मिनट, कौन सा इंसान? और हम लोग देखते हैं एलिस को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और उनके ऊपर। और वो बोलती है कि तुम नशेड़ी कहीं के, तुमने मेरे सारे जेवरात को खत्म कर दिया और अब तुम इतने यहाँ पर हंस रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हम लोग देखे कि एलिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में और उनके ऊपर हमला करने के लिए चाह ही रही होती है, लेकिन जिन्हों कुछ तो वहीं के वहीं पकड़ लेता है। और वो बोलता है और उनको, अगर तुम अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दोगे तो मैं इसको काबू में रख लूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा, तुम देखना इसको संभालना, ठीक है? और अरुण बोलता है कि अरे अरे, छोड़ना मत इसको, ये पागल हो गई है, ये मुझे मार डालेगी। ठीक है, मैं इसको साइन करता हूँ। लेकिन जैसे वो साइन करता है, एकदम से हम लोग देखते हैं कि एम्पायर का जो हॉर्न है वो बजने लग जाता है, जिसको सुनकर औरन और जिनुक दोनों बोलते हैं कि 1 मिनट, क्या हुआ? क्या यहाँ पर अटैक हो रहा है? और एलिस अभी भी औरन के ऊपर गुस्सा है बहुत ज्यादा। फिर हम लोग देखते हैं कि इस साउंड को सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि क्या क्या हमारे ऊपर हमला हुआ है? और हम लोग देखते हैं कि ड्यूक और अब्राहम भी वहां पर आ जाते हैं। और ड्यूक बोलता है कि क्या मार्शल आर्टिस्ट वाले लोगों ने हमारे ऊपर अब से पहले हमला कर दिया? और फिर वो सिपाही बोलता है कि ओ ड्यूक सर, आप यहाँ पर आ गए। और फिर वो लोग बोलते हैं कि ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो जायंट है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि एम्पायर के किले की तरफ बहुत सारे जायंट बढ़ रहे होते हैं उस किले को हराने के लिए, या फिर कहें कि इस किले को तोड़ने के लिए। और फिर ड्यूक अपने मन में सोचने लग जाता है, मेरा मतलब अब्राहम अपने मन में सोचने लग जाता है कि हमारे जो बहुत सारे नाइट्स हैं वो तो बैटल ग्राउंड पर गए हुए हैं लड़ाई करने के लिए, और अभी हमारे ऊपर जायंट अटैक क्यों कर रहे हैं? और हम लोग देखते हैं कि जायंट अभी भी अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से, जिनको आगे बढ़ते हुए देखकर वहां के खड़े सभी लोग बोलते हैं कि लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जिन्हों को एलिस भी इसको देख रहे होते हैं और जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि इन लोगों को तो अपने किले में होना चाहिए, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता है कुछ, और एकदम से एलिस को कुछ दे देता है। और एलिस बोलती है कि क्या, इसका मैं क्या करूं, मैं इसको क्यों लूं? और फिर जिन्हों बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जायंट अभी भी किले की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, और फिर उसको रोकने के लिए जो एम्पायर के सिपाही हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे जायंट का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि जायंट की जो त्वचा है वो बहुत ही ज्यादा कठोर है। और उनके अटैक को फेल होता हुआ देखकर वे सिपाही बोलने लग जाता है कि नहीं यार, इनसे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और दूसरा आदमी बोलता है कि ओए, पैनिक मत करो, हमें इन्हें तब तक रोक के रखना जब तक हमारे ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर नहीं आ जाते, और चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारी एम्पायर की दीवार को बिल्कुल भेद नहीं सकते। और वो लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जायंट अपने 2 जायंट हाथ जोड़ते हैं और तीसरा जायंट उस हाथ का इस्तेमाल करके उस दीवार पर चढ़ने लग जाता है। और हम लोग देखते हैं इस लास्ट अटैक की वजह से वो जायंट उस वॉल के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो दीवार भी थोड़ी बहुत टूट जाती है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ड्यूक और अब्राहम घोड़े पर आ रहे होते हैं, और ड्यूक वहां पर आते आते अपने मन में सोचने लग जाता है कि नहीं यार, वो अब से पहले दीवार तोड़कर ऊपर भी पहुंच गए, जब तक मैं वहां पर पहुंचूंगा हमारे बहुत सारे सिपाही मर चुके होंगे। लेकिन एकदम से ड्यूक, मेरा मतलब अब्राहम, कुछ नोटिस करता है और वो बोलता है कि 1 मिनट, ये तो वही है। और हम लोग देखते हैं कि यही चीज वो जायंट भी नोटिस करता है, और जिन लोग अपनी स्किल मंडला, हेमनली पॉइजन और जायंट ग्रैब को फ्यूजन कर देता है, जिसकी वजह से जिनों को एक नई स्किल मिल जाती है, और उस नई स्किल का नाम होता है द टाइटन स्ट्राइक। और जिनों उसी स्किल का